हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक समाज। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 4 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, ऋग्वेदिक समाज। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1, पार्ट 2 करा दिया है, उसको पढ़ें, देन इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऋग्वेदिक समाज। ऋग्वेदिक के आरंभिक अंश में वर, व्रत, ब्रज, श्रद्धा, ग्राम जैसी चर्चित पदों की व्याख्या ऋग्वेदिक युग में टोली प्रणाली के संकेतक के रूप में की गई है। ऋग्वेदिक के आरंभिक अंश में व्रत, ब्रज, श्रद्धा, ग्राम जैसे चर्चित पदों की व्याख्या ऋग्वेदिक युग में टोली प्रणाली के संकेतक के रूप में की गई है। दावा किया जाता है कि ये पद ऋग्वेदिक लोगों की जीविका के दो महत्वपूर्ण साधनों से संबंधित थे। और दावा किया जाता है कि ये पद ऋग्वेदिक लोगों की जीविका के दो महत्वपूर्ण संसाधनों से संबंधित थे। इन संसाधनों में एक था लड़ाई, जिसका अर्थ था लूट के सामान पर नियंत्रण, और दूसरा था पशुपालन, जो उन्हें दुग्ध उत्पाद और आहार प्रदान करता था। इन दो साधनों में एक था लड़ाई, जिसका अर्थ था लूट के सामान पर नियंत्रण, और दूसरा था पशुपालन, जो उन्हें दुग्ध उत्पाद और आहार प्रदान करता था। ऐसा झुंड शायद जीविका की लड़ाई के लिए बना था। ऐसा झुंड था शायद जीविका की लड़ाई के लिए बना था। और जब इसका स्वरूप स्थायी हो गया तो ये सभ्यता कटुबिमी समूह माना जाने लगा। R.S. शर्मा का मत है कि ऋग्वेद के कतिपय उल्लेख यद्यपि टोली प्रणाली की उत्तरजीविता का संकेत तो देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ऋग्वेदिक समाज में जनजातीय तत्व प्रबल थे। वे ये भी मानते हैं कि जन, विष, गण, ग्राम, गृह, कुल, व्रत जैसे विविध पद जो कटुबम आधारित इकाइयों के सूचक हैं के बराबर प्रयोग में आरंभिक वैदिक समाज में मजबूत जनजातीय तत्वों का संकेत मिलता है। R.S. शर्मा का मत है कि ऋग्वेद के कतिपय उल्लेख यद्यपि टोली प्रणाली के उत्तरजीविता का संकेत तो देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ऋग्वेदिक समाज में जनजातीय तत्व का प्रबल थे। वे ये भी मानते हैं कि जन, विष, गण, ग्राम, गृह, कुल, व्रत जैसे विविध पद जो कटुबंध आधारित इकाइयों के सूचक के बारंबार प्रयोग में आरंभिक वैदिक समाज के मजबूत जनजातीय तथ्यों का संकेत मिलता है। ऋग्वेद में जन का प्रयोग 275 बार, विष का 171 बार और ग्राम का प्रयोग 13 बार हुआ है। और ऋग्वेद में जन का प्रयोग 275 बार, विष का 171 बार और ग्राम का प्रयोग 13 बार हुआ है। रोमिला थापर भी इन पदों की ऐसी व्याख्या सहमत, परंतु वे ऋग्वेदिक समाज के कुटुंब आधारित वंश पर आधारित अथवा खंडित रूप पर अधिक बल देती है। और रोमिला थापर भी इन पदों की ऐसी व्याख्या से सहमत है, परंतु वे ऋग्वेदिक समाज के कुटुंब आधारित वंश आधारित अथवा खंडित पद के रूप में अधिक बल देती हैं। सामाजिक मानव विज्ञानियों ने अनुसार जनजातीय वंश आधारित अथवा खंडित समाज की सबसे बड़ी इकाई है और रिश्तेदारी उन्हें एक सूत्र में बांधने वाला बंधन है। और रोमिला थापर भी इन पदों में एक ऐसी व्याख्या सहमत है, परंतु वे ऋग्वेदिक समाज के कुटुंब आधारित वंश आधारित अथवा खंडित रूप में अधिक बल देती हैं। सामाजिक मानव विज्ञानों के अनुसार जनजातीय वंश आधारित अथवा खंडित समाज की सबसे बड़ी इकाई है और रिश्तेदारी उन्हें एक सूत्र में बांधने वाला बंधन है। इमैनुअल टेरे और मार्कल मॉस जैसे सामाजिक मानव विज्ञानियों ने जनजातीय समाज में पुनर्वितरण के प्रचालन की खोज की है। रोमिला थापर ने वैदिक काल में इस प्रणाली के प्रचालन की विस्तार में जांच पड़ताल की है। वे कहती हैं कि वैदिक समाज के जनजातीय दौर में
दान और दक्षिणा की पद्धति आर्थिक विनिमय के रूप में क्रियाशील थी। कुछ अन्य भारतीय विद्वानों ने भी ऋग्वैदिक युग में एकल काल में वितरण और पुनर्वितरण के प्रचलन की छानबीन की है। और रोमिला थापर ने वैदिक काल में इस प्रणाली के प्रचलन के विस्तार में जांच पड़ताल की है और वे कहती हैं कि वैदिक समाज जनजातीय दौर में दान और दक्षिणा की पद्धति आर्थिक विनिमय के रूप में क्रियाशील थी। और कुछ अन्य भारतीयों ने भी ऋग्वैदिक युग के एकल काल खंड में वितरण और पुनर्वितरण और ऋग्वैदिक युग के एक काल में खंड में वितरण और पुनर्वितरण के प्रचलन की छानबीन की है। और युद्ध के लूटे गए माल अथवा उपहार और समय समय पर पाए गए नजराने निश्चय ही पुनर्वर्तित कर दिए गए जाते थे। इनमें प्रमुख थे पशु, भेड़, बकरी, अश्व, हथियार और सबसे बढ़कर दासियां नारियां युद्ध के लूटे गए सामानों का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी दासियां नारियां युद्ध में लूटे गए सामानों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ऋग्वेद में आरंभिक काल के आर्यों के यायावरी या प्रवासी स्वरूप का संकेत प्रवेश करने व बसने के अर्थ में विश्व पद के प्रयोग से मिलता है। विश्व पद से क्या क्रिया बताने हेतु उसमें विष, उपविश, निविश, पुनर्विश, परविश इत्यादि उपसर्ग जोड़ने से भी ऋग्वैदिक जनजातियों के प्रवासी स्वरूप का संकेत मिलता है। प्रधान रूप में एक पशुचारी अथवा पशुपालक समाज में ऐसी आदतें स्वाभाविक परिघटना हैं। ऋग्वेद के आरंभिक काल में आर्यों के यायावरी या प्रवासी स्वरूप का संकेत प्रवेश करने में बसने अथवा विश्व पद का प्रयोग से मिलता है। और विश्व पद से क्रिया बनाने हेतु उसमें विष, उपविश, निविश, पुनर्विश और प्रविश इत्यादि उसमें उपसर्ग जोड़ने से भी ऋग्वैदिक जनजातियों के प्रवासी स्वरूप का संकेत मिलता है। प्रधान रूप से एक पशुचारी अथवा पशुपालक समाज में ऐसी आदतें स्वाभाविक परिघटना हैं। और प्रधान रूप में एक ऐसे पशुचारी अथवा पशुपालक समाज में ऐसी आदतें स्वाभाविक परिघटना है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति। ऋग्वैदिक काल में समाज में महिलाओं की स्थिति। ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं की क्या स्थिति? यह सही है कि उनकी हैसियत के संबंध में लगातार सत्विक ज्ञान किए गए। ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं की क्या स्थिति? यह सही है कि उनकी हैसियत में संबंध में लगातार सतीगान किए गए, किंतु वास्तविकता इतनी सरल नहीं मालूम पड़ती थी। दुहित्र पद और दुहित पद प्रजनन प्रक्रिया में नारियों की भूमिका का सूचक है। बुनाई संबंधी क्रियाकलाप में नारियों की भूमिका का बार उल्लेख भी इस तर्क को पुष्ट करता है कि ऋग्वेद में सनुगी नामक एक महिला वितरक का भी उल्लेख है। और बुनाई संबंधी क्रियाकलाप में नारियों की भूमिका का बार उल्लेख है इस तर्क को पुष्ट करता है कि ऋग्वेद में सानुगी नामक एक महिला वितरक का भी उल्लेख है। साथ ही हमें वैदिक स्त्रोतों के महिला दुष्टाओं की चर्चा भी उल्लेख उपलब्ध है। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। दंपति पद की व्याख्या पत्नी और पति के बीच के घरेलू संपत्ति की समान हिस्सेदारी के रूप में की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक समाज के आरंभिक काल में नारियों को उचित सम्मान मिलता था। इसका कारण था समाज की उत्पादक प्रणाली में उनकी भूमिका। लेकिन आगे चलकर समाज का संगठन प्रतिसत्तात्मक होने लगा। पुत्रों और विशेषकर वीर पुत्रों अथवा प्रजा की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाओं का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन पुत्रियों की प्राप्ति के लिए नहीं।
लेकिन पुत्रों के विशेष पुत्रों अथवा प्रजा की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाओं का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन पुत्रियों की प्राप्ति के लिए नहीं। देवी सतर पर पुरुष का देवता प्रमुख होता गया। इंद्र के पुष्पव अर्थात पुरुषत्व की काफी प्रशंसा की गई। देवी सतर पर पुरुष का देवता प्रमुख होता है। इंद्र के पुरुषत्व अर्थात पुरुष की काफी प्रशंसा की गई। कुछ उदाहरण शायद मर्द वंशीय चिन्हों के भी संकेत देते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण शायद मृत वंशीय चिन्हों का भी संकेत देते हैं, और कुछ उदाहरण ऐसे पुत्रों का भी हैं जिनके नाम उनकी माताओं के आधार पर रखे गए। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो पुत्रों के भी जिनके नाम उनकी माताओं के आधार पर रखे गए। जैसे मामतेय ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक काल के आर्यों ने अनार्यों से ये प्रचलन ग्रहण किया होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक काल के आर्यों ने अनार्यों से ये चलन ग्रहण किया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सम आधारित विभाजन। ऋग्वैदिक समाज ने जिसका स्वरूप मुख्यतः पशुचारीय और जनजातीय था और जो अतिरिक्त उत्पादन नहीं कर सकता था, वर्ग विभेदीकरण की शर्तें नहीं पैदा की। और ऋग्वैदिक समाज ने जिसका स्वरूप मुख्यतः पशुचारीय और जनजातीय था, जो अतिरिक्त उत्पादन नहीं कर सकता था, वर्ग विभेदीकरण की शर्तें नहीं पैदा की। पदों का विभेदीकरण अवश्य हुआ, जैसा कि जनजातीय सरदारों और उपाधियों विश्वपति जनस्य गोपगणीय गणसिंह राजा गणनाम गणपति इत्यादि से जाना जा सकता है। ऋग्वेद के प्रसिद्ध दानसूती मंडल के आधार पर यह मानना सही है कि कम से कम उस स्तर में निरूपित समाज पूर्णता और समानतावादी नहीं था, लेकिन जनजातियों के श्रम पर निर्वाह करने वाले उच्च वर्ग का अभ्युदय शुरू हो रहा था। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित अनुष्ठानिक और सैद्धांतिक अनुसमर्थन बहुत बाद के दौर में आया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पेशे पर आधारित विभाजन शुरू हो गया था, लेकिन 10वें मंडल में पुरुष सूक्त को वर्णित अनुष्ठानिक और सैद्धांतिक अनुसमर्थन बहुत बाद के दौर में आया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पेशे में आधारित विभाजन शुरू हो गया था, लेकिन ये विभाजन प्रारंभिक अवस्था में था। एक परिवार के एक सदस्य का वे कथन प्रसिद्ध है जिसमें वे कवि होने का दावा करता है, और एक सदस्य का वे कथन प्रसिद्ध है जिसमें वे कवि होने का दावा करता है। उसका पिता चिकित्सक और उसकी माँ पीसने वाली है, विविध तरीकों से जीविका कमाते हैं। जिसमें ये कवि होने का दावा करता है, उसका पिता चिकित्सक और उसकी माँ पीसने वाली है, विविध तरीकों से जीविका कमाते हुए वे सब एक साथ रहते हैं। ऋग्वेद में ब्राह्मण की चर्चा 14 बार और क्षत्रिय की 9 बार हुई है, लेकिन इसमें अधिकांश का उल्लेख ऋग्वेद के अंतिम अंशों में पाया जाता है। शूद्र की चर्चा प्रथम एवं अंतिम बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुई है। इस प्रकार उत्पादन की शोषणात्मक विविध पर आधारित वर्ण व्यवस्था की अवधारणा ऋग्वैदिक समाज में नहीं पाई जाती है। हम घरेलू दासों की चर्चा तो पाते हैं, किंतु वेतनभोगी अथवा भिखारियों की नहीं। समाज में जनजाति लक्षण अधिक प्रधान और प्रभावशाली थे। करों की वसूली अथवा भूसपंथी पर आधारित सामाजिक संतीकरण का पूर्ण अभाव था। उत्पादन तंत्र पर भारी दबावों के कारण समाज अभी भी जनजातीय और बहुत हद तक समता मूलक था। इस प्रकार उत्पादन की शोषणात्मक विधि पर आधारित वर्ण व्यवस्था की अवधारणा ऋग्वैदिक समाज में नहीं पाई जाती है। हमें घरेलू दासों की चर्चा तो पाते हैं, किंतु वेतन भोगी अथवा भिखारियों की नहीं। समाज में जनजाति लक्षण अधिक प्रधान और प्रभावशाली थे। करों की वसूली अथवा भूसपंथी पर आधारित सामाजिक स्थिरीकरण का पूर्ण अभाव था। उत्पादन तंत्र पर भारी दबावों के कारण समाज अभी भी जनजातीय और बहुत हद तक समता मूलक था।
आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।